हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। जी हाँ, एक एक वादा जो आपसे किया गया है कि आपके लिए आपके सब्जेक्ट्स को आसान बनाया जाएगा, उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके इतिहास का, आपकी हिस्ट्री का पहला लेसन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने प्यारे चैनल एग्जाम हट को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए और एक छोटी सी जो बेल आपको दिखाई दे रही है उस बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी लेसन जो है वो आप मिस ना करें। तो चलिए बिना बड़ी बड़ी बातें किए, बिना बड़े बड़े वादे किए शुरुआत करते हैं आपके लिए आपके चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जो है हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट। इतिहास गवाह है कि जब जब बदलाव की जरूरत पड़ी है तब तब क्रांति आई है। क्रांति का अर्थ होता है एक नया बदलाव। तो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन थी, एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया का जो नक्शा था वो बदल के रख दिया। कैसे? क्योंकि फ्रांस की क्रांति से पहले दुनिया के लगभग हर देश में जो था वो राजशाही थी, राजाओं के राज होते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने एक नए विचार लोगों को दिए, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, बराबरी का, आजादी का, और एक ऐसा विचार, एक ऐसा मोटिवेशन पूरी दुनिया को मिला कि पूरी दुनिया के नक्शे से राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र की स्थापना होती है, डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, एक ऐसी सरकार की स्थापना होती है जो एक जिम्मेदार सरकार होती है। चलिए शुरुआत करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ये फ्रांसीसी क्रांति थी क्या? फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? व्हाट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो सुनिएगा, फ्रांस की क्रांति जो होती है वो 1789 में शुरू होती है, जिसका मकसद था डिथ्रोन्ड, जी हां, राजा के राज को हटाना, वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता आया था उसको खत्म करना, रिमूव करना, मोनार्की, राजशाही को खत्म करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करना जो सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार सरकार हो, जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोचे, जो सिर्फ जनता के भले के बारे में सोचे। तो फ्रांसीसी क्रांति थी राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करना। और इस क्रांति की शुरुआत होती है 1789 के अंदर, जब फ्रांस की एक बहुत बड़ी जेल जिसका नाम था बस्तील, उस बस्तील जेल को तोड़ के, कहा जाता है कि जब लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने बस्तील के ऊपर हमला किया तो उसके बाद इसकी एक एक ईंट को है जो लोग वहां से उठाकर ले जाते हैं इस याद के लिए कि अब हम बदलाव चाहते हैं, और हमारे बदलाव की शुरुआत जो थी यहां से हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 को बस्तील पे हमले के साथ ही क्या हो जाती है? फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। तो चलिए अब पहला जो प्रश्न बनता है आपका कि 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था? तो देखिएगा, 18वीं शताब्दी से पहले या फ्रांस की क्रांति से पहले जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे, अगर हम लोग बात करते फर्स्ट स्टेट की, तो फर्स्ट स्टेट जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म थी, इसके अंदर आते थे कलर्जीमैन। कलर्जीमैन मतलब जो पादरी थे, जो चर्च था वो आता था फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में आते थे नोबल्स। नोबल्स मींस वो अमीर लोग या जो राजा के परिवार के लोग थे। और थर्ड स्टेट में आते थे कौन? वहां के आम जनता, वहां के कॉमन लोग जो थे। फ्रांस की 60% जमीनें जो थी वो क्लर्जीमैन और नोबल्स के पास थी, जबकि फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा जो था वो आम आदमी थे, किसान थे, और वो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना डाउन था क्योंकि उनके पास ना तो अच्छी जमीनें थी, ना उनके पास जीने के अच्छे से साधन थे। हालांकि क्लर्जीमैन और जो नोबल थे वो 60% हिस्से पे क्या करते थे? खेती करते थे। फ्रांस की 60% जमीन उनके पास थी, लेकिन एक भी टैक्स जो था वो उन लोगों को नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा टैक्स कौन दिया करता था?
वो फ्रांस की 90% गरीब जनता जो बस 2 वक्त की रोटी के लिए क्या करती थी, संघर्ष करती थी। तो फ्रांस के अंदर जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्हें 2 तरीके के टैक्स देने पड़ते थे। हालांकि नोबल और ये 60% जमीनें थी, कोई टैक्स नहीं देते थे। ऊपर से जो जनता थी, जो गरीब जनता थी, वहां के जो किसान थे, जो 90% जनसंख्या थी, उन लोगों को टैक्स देने पड़ते थे। किसको? 2 टैक्स। पहला टैक्स टीथे। टीथे वो टैक्स था जो धर्म के नाम पे चर्च जो था वो आम आदमी से लिया करता था। सो द टैक्स विच वॉज पेड टू द चर्च वॉज नोन एज टीथे। एक और टैक्स था जिसे कहते थे टैले। टैले वो टैक्स था जो आम जनता दिया करती थी। किसको? राजा को दिया करती थी अपनी जमीन को बोने के लिए। तो 2 तरीके के जो टैक्स थे वो वहां की जनता को देने पड़ते थे। ये फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण भी आप लिख सकते हैं कि फ्रांस की जब वहां के लोगों को लगा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा है, जमीनें हमारे पास कम है, लेकिन सारे के सारे टैक्स किसको देने पड़ रहे हैं? हम लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो इस बात ने वहां के लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा किया, एक ऐसा गुस्सा पैदा किया जो क्रांति के रूप में क्या होता है, फ्रांस के अंदर आता है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। फ्रांस की क्रांति के कॉजेज क्या थे? वो क्या ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से फ्रांस के अंदर जो है वो क्रांति होती है? तो इसे मैंने आपके सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इन 3 हिस्सों में बांटा है। आपके 5 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन बनता है कि तीनों कॉजेज एक साथ पूछ लेंगे या 3 मार्क्स के अंदर तीनों में से कोई भी एक कॉजेज पूछ लेंगे आपसे। तो सामाजिक कारण की जब बात हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि फ्रांस के अंदर जो थे 3 स्टेट थे, 2 टाइप के टैक्स देने पड़ते थे। ये दोनों के दोनों टैक्स कौन देता था? 3rd स्टेट दिया करता था। और जो 1st और 2nd स्टेट थे उन्हें किसी प्रकार से कोई भी टैक्स जो था वो नहीं देना पड़ता था। उन्हें जन्म से ही वो अधिकार मिले हुए थे कि दैट इफ यू आर बोर्न इन कलर्जी 1st और 2nd स्टेट देन यू आर एग्जेम्प्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस। आपको किसी भी टाइप के जो टैक्सेस है वो नहीं देने पड़ेंगे। और ये जो हमने पूरा अभी इसे जो लास्ट स्लाइड थी उसमें इसी बात का हम लोगों ने जिक्र किया था। और यही क्या बनता है? फ्रांस की क्रांति का एक सामाजिक कारण बनता है, भूलिएगा मत। चलिए उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण की बात करें कि वो कौन कौन से इकोनॉमिक कॉजेज थे जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो है लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा होता है। सिंपल सी बात है कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1789 में 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा नौकरियों की कमी, जीवन का स्टैंडर्ड, लाइफ का स्टैंडर्ड उतना ही क्या आ जाएगा? डाउन जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन लोगों के पास काम नहीं था। चीजों के दाम जो थे वो आसमान छू रहे थे, लेकिन लोगों के वेजेस जो थे फिक्स किए गए थे। मतलब जो उनकी दिहाड़ी थी, जो उनका वेतन था, उसमें 1 रुपए तक का इजाफा जो नहीं किया जा रहा था। लोगों को खाने तक की जो क्या बड़ी इतनी मुसीबत पड़ गई थी कि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। और इसी के साथ साथ फसलें जो थी वो भी क्या हो जाती हैं? तबाह हो जाती हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय बस एक बदलाव महसूस करने के, सब कुछ बदलने के। और ये बनते हैं इकोनॉमिक कॉजेज किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। उसके बाद बात करते हैं वो कौन कौन से राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल कॉजेज कौन से रहे फ्रांसीसी क्रांति के। तो पॉलिटिकल कॉजेज में बात करें तो मैं अपनी सिंपल भाषा में बताता हूं कि लुई 16 जब राजा बना तो एक पपेट किंग था, वो एक कठपुतली राजा था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो जब राजा बना तो फ्रांस का खजाना बिल्कुल क्या था? खाली था। उम्र छोटी थी, पता कुछ था नहीं। आस पड़ोसी देश में जो उसके दोस्त मित्र देश, पड़ोसी कंट्रीज थी, जो उसकी फ्रेंड्स कंट्री थी, उन कंट्रीज के वॉर के अंदर ये अननेसेसरी क्या कर रहा था? फ्रांस को धकेले जा रहा था। तो लगातार वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की वजह से फ्रांस का खजाना जो था बिल्कुल क्या हो गया था? खाली हो गया था। और उसके बाद उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनियो, जिसने उसे मैन्युपुलेट किया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसके साथ इसकी शादी होती है। कहा जाता है कि दोनों इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची करते थे कि इनके एक वक्त के खाने से गांव का जो है पेट भर सकता था। तो इसे मैन्युपुलेट करती है और बस फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे, उसकी जो नींव को है पूरा पूरा खोखला कर देती है। और इस तरीके से
जो पॉलिटिकल कॉजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जिसके अंदर आपने लुई 16 की कमजोरियों के बारे में क्या करना है, लिखना है। चलिए, उसके बाद रोल ऑफ मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ा कारण बनता है। अब मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास वो है जो ना अमीर होती है ना गरीब होती है, लेकिन ये लोग जो है वो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। तो फ्रांस में धीरे धीरे मिडिल क्लास जो थी वो आगे आने लगी थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उसका मुख्य कारण था मिडिल क्लास। 18वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि एजुकेटेड मैन जो थे उनकी संख्या क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, जिनके अपने बिजनेस थे, जो विदेशों में पढ़ के भी आए थे। तो इन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति की आइडियाज को क्या किया, आगे बढ़ाया, क्योंकि वो एक्टिवली वर्क कर रहे थे किसके लिए, आजादी के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, एक अच्छे समाज के लिए और एक अच्छे देश के लिए। इनमें नाम आता है चार्ल्स मोंटेस्क्यू, जो एक बहुत बड़े राइटर थे, एक नोबलमैन था, जिसने जो हमेशा सरकार की गलत पॉलिसीज के खिलाफ बोलता था। वो एक वकील था और उसने क्या किया, जो सरकार में पावर की डिवीजन होती है उस पर वो हमेशा क्या करता था, बात करता था। उसके बाद जो आपके रूसो, बड़े ही फेमस राइटर जो थे, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता था, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे कि राजा या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस तरीके से काम करे कि उस काम के अंदर जो एक लेबर क्लास है और एक जो ऑनर क्लास है उन दोनों के अंदर क्या बना रहे, सामंजस्य बना रहे, मिलके काम जो है वो कर सके। तो ये जो बड़े बड़े राइटर थे, उसके बाद जॉन लॉक जो थे, इन लोगों ने सबको बताया, आइडियाज बताए कि अगर देश में डेमोक्रेसी होगी, देश में ये राजाशाही नहीं होगी, तो हमारे देश का जो नक्शा ही क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। जनता जो है वो बिल्कुल सुकून से क्या कर पाएगी, जी पाएगी। उसके बाद स्ट्रगल टू सर्वाइव, और किस तरीके से फ्रांस की क्रांति आखिर शुरू हो ही जाती है। तो युद्ध के ठीक बाद क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स होती है कि फ्रांस की क्रांति चल पड़ती है। वजह क्या था कि फ्रांस की पॉपुलेशन अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फूड ग्रेन की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। खाने की हर जगह कमी हो जाती है और जो प्रोडक्शन हो रहा था कंट्री में, जो अनाज उगाया जा रहा था, वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि बस अब लोग चाहते थे कि एकदम से क्या हो, बदलाव हो। और लोगों का गुस्सा जो था वो क्रांति का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। जो पीजेंट्स थे, जो लेबर क्लास थी, जो नोबल क्लास थी, जो मिडिल क्लास जिसे हम लोग कहते हैं, इन सब ने ऐसी आवाज उठाई कि बस अब जो है बदलाव की हमें जरूरत है, क्योंकि लोगों का जीना क्या हो चुका था, अब मुश्किल हो चुका था। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एज मेंशन बिलो। सुनिएगा ध्यान से, 5 मई कैसे शुरुआत हुई, ध्यान से सुनिएगा कि 5 मई 1789 को, सिंपल सा कारण है कि आप इसे इमीडिएट कॉज भी कह सकते हो, तत्कालिक कारण भी कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई तीनों स्टेट की, फर्स्ट स्टेट की, सेकंड स्टेट की और थर्ड स्टेट की। और इस मीटिंग में उसे यह डिसाइड करना था कि टैक्स को बढ़ाना है या टैक्स को घटाना है। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों को टैक्स मिलते थे और वोटिंग का राइट, हालांकि 300 मेंबर थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, उनके 600 से ज्यादा मेंबर थे और लाखों की संख्या में बाहर लोग बैठे हुए थे, बट वोटिंग राइट एक था कि एक स्टेट का क्या होगा, सिर्फ एक ही वोट होगा। तो वहां पे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो असेंबली का क्या करते हैं, बॉयकॉट करते हैं और वहां से छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद वहां जो टेनिस कोर्ट होता है वहां पे इकट्ठे होते हैं और नेशनल असेंबली की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। वो कसम खाते हैं कि इस अनफेयर जो वोटिंग हो रही है हम इसके अंदर किसी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। और पीसेंट कम्युनिटी थी वो थी, उसने क्या किया, पकी हुई फसलों, मतलब जो फसलें पकी हुई थी उनको भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कि बस अब हम नोबल लोगों का क्या नहीं देंगे, किसी तरीके से साथ नहीं देंगे। और 14 अगस्त 1789 को क्या होता है, नेशनल असेंबली बना लेते हैं कि वहां से जब इस थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होते हैं, बाहर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और वहां एक नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं। और 14 अगस्त 1789 को डिसाइड कर लेते हैं थर्ड स्टेट के लोग कि आज के बाद किसी भी तरीके से हम लोग जो घटिया टैक्स सिस्टम चल रहा है, इस टैक्स सिस्टम को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और फ्रांस के जो लोग हैं वो बड़े लेवल पे क्रांति करते हैं और फ्रांस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब मैं बताता हूं ये क्या होती है कि एक ऐसी सरकार जिसके अंदर राजा भी होता है लेकिन
पार्लियामेंट भी होगी। राजा सिर्फ नाम का होता है, काम सबको करना होता है, पार्लियामेंट को करना होता है। सो जब नेशनल असेंबली को फाइनली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो फ्रांस में शुरू होता है। 1791 जब नेशनल असेंबली क्या करती है, एक संविधान बनाती है और वहां पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों बना देती है। इन तीनों में पावर जो है वो क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड यूज किया गया कि कभी भी कोई लॉ बनेगा तो बकायदा क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। बस थोड़ी ध्यान रखिए कि सिटीजन जिसकी उम्र 25 साल की थी और जो टैक्स पे करता हो वही क्या देगा, वोट देगा। ये इसकी छोटी सी क्या थी, कमी थी। इसमें एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वर्ड आता है। वो लोग एक्टिव सिटीजन कहलाते थे जो वोट डालते थे, और वो लोग जो वोट नहीं डालते थे वो क्या कहलाते थे, पैसिव सिटीजन। वोट डालने का क्राइटेरिया क्या था इस बार जो नई सरकार बनी उसके अंदर, कि 25 साल का हो और आप सारे टैक्स क्या करते हो, पे करते हो। सो ये जो सिस्टम था वो ज्यादा दिन नहीं चला। फ्रांस अबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक 1792। 1792 में क्या होता है, फ्रांस जो था उसका पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। नेशनल असेंबली ने ये किया था और ये कुछ ऐसी प्रीसीडिंग थी कि राजा को भी यहां बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लुई 16 जो था उसने क्या किया, सीक्रेट नेगोशिएशन किए पर्शिया के राजा के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, और वो किसी न किसी तरीके से करके फ्रांस की इस क्रांति को क्या करना चाहता था, दबाना चाहता था। तो नेशनल असेंबली जो बनी थी जिसकी अब सरकार थी, उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर दिया, वॉर जो था बेटा डिक्लेयर कर दिया। और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना उसने पॉलिटिकल राइट दे दिया रिच सेक्शन को। और क्या होता है कि पेरिस में लोग जो है वो इसी सरकार जो नेशनल असेंबली बनी थी इसी के क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर से नए इलेक्शन होते हैं और फ्रांस के अंदर क्या होता है, राजा को खत्म करके बिल्कुल 1792 के अंदर एक नई सरकार जो है क्या हो जाती है, बन जाती है। सो अब जो नई सरकार बनी जिसमें थर्ड स्टेट से जो रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो उसका राजा बनता है। आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है कि आतंक का राज क्या था, द रीजन ऑफ टेरर। 1793 से लेके 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो 1792 में अब राजा बना था, उसकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से उसका जो ब्रिचुअल जो था पनिशमेंट था कंट्रोल पाने के लिए, उसको जो है था आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये आतंक का राज था कि रोबेस्पियर ने थर्ड स्टेट से था तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से जितने भी लोग जुड़े हुए थे इसने सिर्फ उनसे क्या करना शुरू कर दिया, बदला लेना शुरू कर दिया, उनको जेलों में डालना शुरू किया, उनकी संपत्तियां हड़प करनी शुरू कर दी, उनको गुलिटॉन पे चढ़ाना शुरू कर दिया। गुलिटॉन एक डिवाइस था जो फ्रांस के अंदर गला काटने के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। सो उसके बाद इसके जो अपने ही साथी थे जो इसके खिलाफ बोलते थे उन्हें भी बकायदा क्या किया, इसने जेलों में डाल दिया। तो इस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, रीजन ऑफ टेरर बोलते, आतंक का राज बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आ जाता है फ्रांस के अंदर, तो नया संविधान बनता है और जो नॉन प्रोप्राइटरी सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसकी जो वोटिंग होती है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और एक डायरेक्टरी बना दी जाती है जिसमें क्या होगी, एक स्पेशल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और जो कानून बनाने वाले और जो जुडिशरी थी उनका झगड़ा जो अब यहां पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके ठीक बाद राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, और इस तरीके से जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर उथल पुथल के बाद, सरकारें बनने के बाद 1804 की बात है, नेपोलियन जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेपोलियन जो है वो पूरे फ्रांस पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और जो थी वो अभी जो अंतरिम सरकार वहां पे चल रही थी, जो गवर्नमेंट चल रही थी वो बहुत ज्यादा क्या चल रही थी, वीक चल रही थी। इन सब का फायदा उठाता है नेपोलियन। 1804 में क्या बन जाता है, वो फ्रांस का राजा बन जाता है और उसने आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी देश थे उन सबको कब्जे में करना क्या कर देता है, वो शुरू कर देता है। और वो बस चाहता था कि फ्रांस सबसे ज्यादा क्या बन जाए, मजबूत बन जाए। हालांकि जो नेपोलियन था उसने बड़े सुधार भी जो थे फ्रांस में किए थे। कहा जाता है कि उसने 1804 में एक नेपोलियनिक कोड बनाया और उस नेपोलियनिक कोड का जो मेन मोटिव था, मेन फंक्शन था, यही था कि फ्रांस के अंदर इक्वालिटी लेके आना। इसने अननेसेसरी जो लोगों के पास राइट्स होते थे, प्रॉपर्टी का जो राइट था, उन सबको इसने क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया।
इक्वल वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो फ्रांस के अंदर इसी ने चलाया। और फ्रांस का जो था जो लैंग्वेज थी फ्रांस की, उसको फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज इसने बना दिया। और बस दिक्कत क्या थी कि जो नेपोलियन था इसके इरादे बहुत ज्यादा क्या थे, महत्वाकांक्षी थे। बस ये चाहता था कि फ्रांस की टेरिटरी क्या हो जाए, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। इसी को देखते हुए 1815 तक ये लगातार वॉर में इन्वॉल्व रहा, लेकिन वाटरलू के मैदान में फाइनली से क्या करनी पड़ती है, हार झेलनी पड़ती है। सो इस चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, हालांकि काफी लंबा चैप्टर जो है बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे जो मेन बातें मैंने बता दी, जो इस चैप्टर को समराइज किया है विद एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत ज्यादा क्या आने वाली है, काम आने वाली है। तो फिर से याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, कहां से इसकी शुरुआत होती है, इसके सामाजिक कारण क्या है, इसके आर्थिक कारण क्या है, और फ्रांस की क्रांति में जो 3 स्टेट थे उनमें से फर्स्ट स्टेट का क्या रोल रहता है, सेकंड स्टेट का क्या रोल रहता है, और थर्ड स्टेट का क्या रोल रहता है। ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम्स के लिए जो मेन बनते हैं। अब अगर हम लोग इस चैप्टर के मैप की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति से जो आपका स्पेशल हिस्ट्री का जो सेक्शन है, मैप जो है आपका उसी में से ही बनेगा आपका। तो जो ट्रेड सेंटर थे, स्लेव सेंटर थे, आपके रिवोल्यूशनरी सेंटर थे, हम लोग एक फिर जो स्पेशल है वो सेक्शन चलाएंगे आपका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैप के जो है सवाल जो है आपको बताए जाएंगे। तो हम लोग उन पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब चैप्टर की एक्सरसाइज करोगे 1 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं ना, हिस्ट्री का सेक्शन जब भी बात करते हैं हम लोग, हिस्ट्री के अंदर बच्चे कहते हैं कि डेट्स बहुत होती हैं, तारीखें बहुत होती हैं। हाँ बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। और इस चैप्टर की अगर बेसिक बात करें तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, बस्तील को कब गिराया गया, फ्रांस लुई 16 कब राजा बना, और वाटरलू के मैदान में जो है हमारा नेपोलियन है उसे कब हराया गया। तो ये सब जो है वो क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। सो आई होप कि मैंने कम टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर ये चैप्टर जो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसका बेस आपको पता चल गया, बेसिक बातें इस चैप्टर में क्या है वो पता चल गई। हालांकि बहुत सारी कुछ बातें ऐसी है जो बड़ी टिपिकल सी है, जिन्हें आप 2-3 टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, तो उसी के बाद क्या हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है हम लोग क्या करते हैं कि बस एक रट्टाफिकेशन पे चलते हैं, वो नहीं होता है। देखो पढ़ाई के मायने कुछ अलग ही होते हैं। बात करते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी की। कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। क्योंकि हम लोग YouTube के लेक्चर देख लेते हैं, हम लोग स्कूलों में पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो उनका जो स्कोर है, उनका जो IQ लेवल है वो नॉर्मल से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप कुछ भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, आपके टीचर्स पढ़ाए, आप ऑनलाइन लेक्चर देखें, लेकिन उसके बाद अगर आपने पर्सनली अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रख के अपनी सिर्फ किताबों में सिर्फ ध्यान दिया और सेल्फ स्टडी की, तो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, जो चीजें आपके सामने आएंगी, वो आपको और भी ज्यादा क्या कर देंगे, निखार देंगी। तो ये आदत बना लीजिए कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की तरफ क्या देना है, ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनका स्कोर हमेशा अच्छा ही होता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि मेरे को याद नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वजह इसकी एक ही है कि आप लोग कोशिश नहीं करते। थोड़ी कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए, और बाकी एग्जाम हट आपका चैनल आपके साथ तो है ही। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।